तो एक बार प्रेम से बोलिए ज्योग्राफी महाराज की जय। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के 5वां चैप्टर यानी कि बिहार कृषि एवं वन संसाधन के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस चैप्टर में टोटल आपको 59 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और इसमें का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। तो यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र जो है खेती की जाती है। ठीक है, यानी कि बिहार का जितना भी क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत जो मैंने क्षेत्रफल है जिसमें खेती किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है जी, खेती किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये लगभग 60% के आसपास में है जो क्षेत्र जिसमें क्या कृषि होता है, और बाकी जो शेष 40% लगभग जो बचता है खेत माने कि उस पे वो अन्य कार्य किया जाता है, जैसे गृह निर्माण हो गया, चाहे जंगल हो गया, चाहे माने कि जो भी है वहां पे माने कि इस सब चीज के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन 60% जमीन पर सिर्फ और सिर्फ खेती ही की जाती है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे 2 नंबर सवाल को देखिए, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। ठीक है, यानी कि सिंपल सा बात पूछ रहा है कि बिहार में जितने भी लोग रह रहे हैं उसमें से कितने लोग, यानी कि उनका प्रतिशत, जितने लोग रहने वाले हैं कृषि पर, ठीक है ध्यान रखिएगा, उन लोगों का प्रतिशत कितने प्रतिशत जो जनसंख्या है वो खाली कृषि कार्य करने में लगी हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा 80%। बिहार की अधिकांश जनसंख्या, आप लोग ध्यान रखिएगा, बिहार की अधिकांश जनसंख्या जो है कृषि कार्य पर ही निर्भर है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस वजह से जो है बिहार को कृषि प्रधान राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अधिकांश जो भूमि है वो अधिकांश भूमि जलोढ़ मृदा वाली है। ठीक है, जहां पे कृषि कार्य अच्छे ढंग से संपन्न किया जाता है। ठीक है, इस वजह से जो है बिहार की अधिकतर जनसंख्या जो है कृषि कार्य में लगी हुई रहती है। ठीक है, इसलिए 80% जनसंख्या जो है ध्यान रखिएगा बिहार राज्य में कृषि कार्य में ही लगी रहती है। तो आप लोग अब दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर मारिएगा जी, ऑप्शन ए मारिएगा 80%। यहाँ पे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा जो जिला है जिसमें गन्ना का उत्पादन होता ही नहीं। गन्ना यानी कि ऊख जो आप लोग बोलते हैं ना, ईख जो भी बोलते हैं, ठीक है, उसका उत्पादन नहीं होता है कौन सा जिला में। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा रोहतास। ठीक है, रोहतास जिला में मुख्य रूप से गन्ना का उत्पादन नहीं किया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग चले आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि बिहार के जूट उत्पादन में माने कि क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, गिरावट हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रहा है। अब जो है जूट पहले के मुकाबले कम उगाया जाता है, चाहे उपजाया जाता है। ठीक है, यानी कि जूट की खेती में जो है कमी आई है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 4 नंबर का आंसर टिक आउट कीजिएगा जी, बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है, यानी कि अब जो है जूट का उत्पादन बहुत कम हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि बिहार का वो कौन सा क्षेत्र है जहां पे तंबाकू उत्पादन किया जाता है। क्या उत्पादन किया जाता है जी, तंबाकू उत्पादन किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, गंगा का दियारा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो है तंबाकू उत्पादन किया जाता है। ठीक है, गंगा का जो दियारा क्षेत्र है उस क्षेत्र का उसमें क्या जाता है जी, तो तंबाकू उत्पादन किया जाता है। वहां पे अधिकांश मात्रा में बीड़ी तंबाकू वगैरह का जो है यानी कि यहाँ पे खेती किए थे। बीड़ी में जो तंबाकू भरा जाता है ना जी, वो सब जो है तंबाकू वगैरह का जो है खेती किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो 5वां नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा, दियारा क्षेत्र किसे कहते हैं, आप लोग नीचे थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, क्योंकि दियारा आप लोग नाम बहुत सुने होंगे कि ठीक है, दियारा जो है यहाँ पे दियारा है तो वहां पे दियारा है। ठीक है, तो दियारा क्षेत्र किसे कहते हैं, अगर आप लोग को पता है तो ठीक है, वरना आप लोग नीचे जो है कमेंट अगर किसी का मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिलता है तो इस पर एक पार्टिकुलरली डिस्कस करेंगे हम लोग सब्जेक्टिव वाले वीडियो में। ठीक है, तो सब्जेक्टिव का भी वीडियो आने वाला है। ये सब ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है जो कि आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट से 1 नंबर चैप्टर से देख करके जितने भी ज्योग्राफी का चैप्टर है वो सारे के सारे चैप्टर्स का जो है वीडियो आप लोग सीरियल वाइज यानी कि लाइन बाय लाइन जो है आप लोग देख सकते हैं। चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का, चैप्टर 3 का, ऐसे करते करते जो है आप वीडियोस को देख सकते हैं। ये हम लोग 5वां चैप्टर का डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग को बाकी चैप्टर्स का वीडियो जो है आप लोगों को प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। ठीक
ठीक है। तो प्लेलिस्ट को भूले नहीं, वहीं से जाकर के वीडियोस को देखने का प्रयास करें और हमेशा जिस भी सब्जेक्ट को आपको देखना हो उसके लिए प्लेलिस्ट को ढूंढे और प्लेलिस्ट से ही जाकर के वीडियो को देखने का प्रयास करें, ठीक है। इस बात का आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे क्योंकि वहां पे सीरियल नंबर से यानी कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे करके जो है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और जल्द ही सब्जेक्टिव का भी सीरीज लाने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल का हर एक वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था, यानी कि जो कोसी नदी घाटी परियोजना है उसका आरंभ कब किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1955 में आरंभ किया गया था। यही जो नदी घाटी परियोजना है इसका जो मेन हाईलाइट बात है वो है कि 3300 मेगावाट जो है बिजली का उत्पादन करना, 3300 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जो है करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 6 नंबर का जो है ऑप्शन डी होगा जो कि 1955 में स्टार्ट किया गया था। कोसी नदी घाटी परियोजना ये कौन सा नदी पर है जी, तो बिहार की कोसी नदी पर जो है ये नदी घाटी परियोजना है, ध्यान रखिएगा। तो कोसी नदी का नाम आप लोग याद रखिएगा। इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, बिहार का शोक नदी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, तो बिहार का शोक नदी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बिहार का शोक किसे कहता है, कोसी नदी कहा जाता है, जिस पर एक परियोजना है कोसी नदी घाटी परियोजना। इसका आरंभ किया गया था 1955 में और इसका मेन हाईलाइट वाला बात है कि इससे 3300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 7वां नंबर सवाल देखिए ध्यान से, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थल पर हुआ है, यानी कि जो गंडक परियोजना है ये गंडक नदी पर ही है। किस नदी पर है जी, गंडक नदी पर ही है, ध्यान रखिएगा। ये परियोजना का निर्माण जो है कौन सा स्थान पे किया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा ये जो है वाल्मीकि नगर में किया गया है, ठीक है। और इस परियोजना का जो शुरुआत किया गया था 1959 में संभवतः किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है टोटल 743 मीटर लंबा जो है परियोजना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस पर 743 मीटर लंबा बांध को बांधा गया था, ठीक है। तो गंडक परियोजना जो है इसका निर्माण वाल्मीकि नगर के स्थान पर हुआ है और ये 1959 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसमें 743 मीटर लंबा जो है बांध को बांधा गया है, ठीक है। तो इस 3 बात को याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे चले आते हैं, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो बिहार में जो है नहरों के द्वारा, जो नहर हम लोग का पास होता है ना जी, उस नहरों के द्वारा जो है सिंचाई यानी खेत का पटौनी, ठीक है, किस जिले में सबसे ज्यादा होता है, इसका बात पूछ रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा रोहतास जिला, और रोहतास जिला में कौन सा नदी है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा नहर है जी, तो सोन नहर है, ध्यान रखिएगा, जिससे जो है यहाँ पे सिंचाई अधिक से अधिक की जाती है। तो यहाँ पे 8 का जो है ऑप्शन आप लोग ए याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारे सवाल अच्छे ढंग से समझ में आ रहे हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी दिक्कत हो रहा है, चाहे कोई भी परेशानी हो रहा है, तो नीचे बेझिझक कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास पूरा करते हैं। अगर आपको कमेंट में जवाब नहीं मिलता है तो आप तुरंत डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, तो वहां पे एक इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे आप लोग जरूर जाकर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहां पे तो कंफर्म ही रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जाकर के जरूर मैसेज कर सकते हैं। अगर कमेंट में जवाब आपको नहीं मिलता है तब जाइएगा, ठीक है, पहले कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस चैप्टर में भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 9 नंबर सवाल देख लीजिए, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है, ठीक है। तो बिहार में जो है कुल कितना जो है क्षेत्र जहां पे वन का विस्तार है, ध्यान रखिएगा। वन का विस्तार कहने का मतलब क्या होता है जी, तो वहां पे वन है, क्या पाया जाता है जी, वहां पे वन पाया जाता है। तो कितना क्षेत्र है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये जो है लगभग 7% क्षेत्र यानी कि 6374 किलोमीटर जो है क्षेत्र जो है ये क्या है जी, टोटल जो है ये अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। क्या चाहिए जी, वन का विस्तार है, यानी कि यहाँ पे इतना क्षेत्रफल में जो है, ध्यान रखिए, वर्ग किलोमीटर होना चाहिए हालांकि, ठीक है। तो इतना क्षेत्रफल में जो है वन का विस्तार जो है देखने को मिल जाता है। और ये जो है कुल जो है क्षेत्रफल का, बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 7% जो है लगभग जो है ये क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 10वां नंबर सवाल देख लेते हैं, कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। तो कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा कि कुशेश्वर स्थान जो है दरभंगा जिले में है। कौन सा जिले में है जी, दरभंगा जिले में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
और आप लोगों को बताते हैं कि कुशेश्वर जो स्थान है ये प्रवासी पक्षी को जो है यहाँ पे प्रवासी पक्षी जो 300 से ज्यादा माने कि प्रजाति का जो पक्षी, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रवासी होते थे, माने कि यहाँ पे आते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनका जो है शिकार यहाँ पे पूरा भरपूर मात्रा में किया जाता था। हालांकि यहाँ पे अब सरकार जो है नियम लगा दिया है, जिसकी वजह से अब शिकार पर जो है प्रतिबंध लग गया है और शायद शिकार वहां पे नहीं होता होगा पक्षियों का आज के रेट में, ठीक है। लेकिन पहले बता रहे हैं कि प्रवासी पक्षियों को यहाँ पे पूरा शिकार किया जाता था और बेचा जाता था मार्केट में, ब्लैक मार्केट में, ध्यान रखिएगा। तो कुशेश्वर स्थान इस वजह से प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। ये दरभंगा जिले में स्थित है। कौन सा जिले में स्थित है जी? दरभंगा जिले में स्थित है, ठीक है, जो कि शहर से 70 किलोमीटर दूर है। इस शहर से, दरभंगा जो शहर है, ठीक है, उससे कितना किलोमीटर दूर है जी? 70 किलोमीटर दूर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में जरूर आया होगा। अब यहाँ पे 11 नंबर सवाल पे चले जाते हैं। कांवड़ झील स्थित है, ठीक है। तो कांवड़ झील जो है कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये बेगूसराय जिले में है। कांवड़ झील कहाँ पे स्थित है जी? बेगूसराय जिले में। और ये कांवड़ झील जो है मीठे जल का जो है झील है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मीठा जल है, ध्यान रखिए, मीठा जल यानी कि पीने योग्य जल है। तो मीठे जल का जो है झील है, ध्यान रखिएगा। और इसको जो है, इसको कांवड़ जो झील है, इसको डॉक्टर सलीम अली जो थे वो कहे थे पक्षियों का स्वर्ग कहे थे। क्या कहे थे जी? पक्षियों का स्वर्ग। आप लोग याद रखिएगा, इस कांवड़ झील को पक्षियों का स्वर्ग कहा गया है, ठीक है। और किनके द्वारा कहा गया है? तो डॉक्टर सलीम अली के द्वारा कहा गया है, ठीक है। डॉक्टर सलीम अली के द्वारा इसको कहा गया है पक्षियों का स्वर्ग। तो आप लोग 11 का जो है ऑप्शन सी याद रखिएगा। बेगूसराय जिला में वो कांवड़ झील है जिसमें मीठा जल है। क्या, कौन सा जल है जी? मीठा जल है। और इस झील को पक्षियों का स्वर्ग कहा गया है डॉक्टर सलीम अली के द्वारा, ठीक है। अब डॉक्टर सलीम अली कौन थे? तो ये आप लोग खुद से सोचने का प्रयास कीजिए कौन होंगे, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी आप लोग पढ़ रहे हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो जो संजय गांधी जैविक उद्यान है वो कौन सा नगर में स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा, ये पटना में स्थित है। कहाँ पे स्थित है जी? पटना में स्थित है। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 980 एकड़ है, ठीक है। कितना एकड़ है जी? 980 एकड़ में ये संजय गांधी जैविक उद्यान फैला हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये पटना में कौन सा जगह पे है? तो आप लोग घूमने के लिए भी जा सकते हैं। तो ये है बेली रोड में है। कौन सा रोड में है जी? बेली रोड में है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है राजवंशी नगर में स्थित है। बेली रोड जो राजवंशी नगर है, राजवंशी नगर, वहां पे आप लोग जा करके इसमें जा करके घूम भी सकते हैं। तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ये पटना शहर में स्थित है। आप लोग को जब भी मौका मिले तो जा करके घूम सकते हैं, क्योंकि उद्यान है और उद्यान में बहुत सारे जो है जंगली जीव हो गए, पक्षी हो गए, ये सब देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग मैंने 12 नंबर का जो है ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर पर चले आते हैं। तो 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी? बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। तो बिहार में खनिज तेल कहाँ पे मिल सकता है? तो आप लोग याद रखिएगा, गंगा की द्रोणी में मिल सकता है। कहाँ मिलेगा जी? गंगा की द्रोणी में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? गंगा की द्रोणी में ध्यान रखिएगा, ठीक है। द्रोणी शब्द जो है इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे कहाँ पे जी? सब्जेक्टिव में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन जो है हम लोग सब्जेक्टिव में करने वाले हैं पूरा डिटेल में। क्योंकि जो भी डिटेल में क्वेश्चन होने वाला है वो आप लोग के सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से पूछा जाएगा, यानी कि 2 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो वहां पर डिस्कस करना सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि वहां पे चित्र के अनुसार समझाएंगे तो आप लोग को और भी मजा आने वाला है, ठीक है। 14 नंबर सवाल देख लीजिए फिलहाल। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? ठीक है, एशिया में जो सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है वो कौन सा है? तो आप लोग नाम याद रखिएगा, ऑप्शन सी जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। कौन सा जी? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, ठीक है, जो कि लगभग 1875 में जो है, ध्यान रखिएगा, इसको स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया था जी? 1875 में। और ये कौन सा जिला में है? तो ध्यान रखिएगा, मुंगेर जिला में है। कौन सा जिला में है जी? मुंगेर जिला में जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। जमालपुर जगह का नाम है, वहीं पर ये रेलवे वर्कशॉप जो है माने कि बनाया गया था। एशिया का ही सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है, जो कि लगभग 1875 ईस्वी के आसपास जो है बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पे 15 नंबर सवाल देख लेते हैं। पाइराइट खनिज है, ठीक है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि पाइराइट का जो है दूसरा का नाम होता है वो होता है माक्षिक।
क्या नाम होता है जी? माक्षिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पाइराइट को हम लोग माक्षिक भी कहते हैं, तो इन दोनों नामों को याद रखिएगा, क्योंकि माक्षिक खनिज है पूछ देगा तो फिर आप मैंने तरेंगन गिनने लगिएगा। तो पाइराइट के जब माक्षिक भी पूछता है तो दोनों नामों आप लोग याद रखिएगा कि पाइराइट जो है ये खनिज कौन सा खनिज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये पाइराइट खनिज जो है, ध्यान रखिएगा आप लोग कि धात्विक खनिज है। कौन सा खनिज है जी? धात्विक खनिज है। क्यों? क्योंकि पाइराइट में जो है लोहा पाया जाता है और साथ में सल्फर पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोहा और सल्फर से मिलकर के पाइराइट बनता है, यानी कि माक्षिक बनता है। लोहा इसमें धातु है, इस वजह से धात्विक खनिज इसको बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा जी? धात्विक खनिज बोला जाएगा। तो 15 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये पाइराइट के बारे में एक और ध्यान रखिएगा कि इसको मूर्खों का सोना कहा जाता है। क्या कहता है जी? मूर्खों का सोना कहा जाता है इसको। ठीक है, क्या कहता है? मूर्खों का सोना। तो 15 का जो है ऑप्शन ए याद रखिएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि ये अधातु का जो है गुण सबसे ज्यादा रखता है। क्या रखता है जी? अधातु गुण सबसे ज्यादा रखता है। तो कई जगहों पे इसका आंसर अधात्विक तो मैंने खनिज भी दे देता है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा अधात्विक खनिज जो है गलत है आंसर। धात्विक खनिज जो है बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि लोहा इसमें पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है जी? लोहा पाया जाता है, और लोहा होने की वजह से इसको धात्विक खनिज बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे जी? धात्विक खनिज। तो 15 नंबर का जो है ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा। 16 नंबर देख लेते हैं। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में स्थित है? ठीक है, तो कौन सा तापीय विद्युत परियोजना जो है बिहार में स्थित है? तो आप लोग को याद रखना चाहिए, जो कांटी तापीय विद्युत परियोजना है ये मुजफ्फरपुर में है। कहाँ है जी? मुजफ्फरपुर। पता नहीं मुजफ्फरपुर कैसे लिखेंगे, शायद डबल जो होगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर में स्थित है। कहलगांव जो तापीय विद्युत परियोजना है ये भागलपुर में है। कहाँ है जी? भागलपुर में है। ठीक है, और यहाँ पे नवीनगर जो तापीय विद्युत परियोजना है ये औरंगाबाद में है। कहाँ पे है जी? औरंगाबाद में है। ठीक है, तो आप लोग सोच देखिए, कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है मुजफ्फरपुर में है। आप लोग को याद रखना है, ये परीक्षा में पूछता है ये सब सवाल, स्पेशल इस पर पूछ देगा कांटी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो आप लोग को वहां पर मुजफ्फरपुर टिक आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको याद रखिएगा। क्या कीजिएगा जी? याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल इस पर आधारित जो है पूछते रहता है हमेशा। ठीक है, तो देखिए, कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है मुजफ्फरपुर में है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में है, और नवीनगर जो है तापीय विद्युत परियोजना ये औरंगाबाद में है। और तीनों का तीनों देखे तो तीनों का तीनों जो है बिहार में ही है। कहाँ है जी? बिहार में है। और पूछा कि बिहार में कौन कौन है, तो ये तो सब है ना जी, तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। तो 16 का जो है आप लोग ऑप्शन डी याद रखिएगा। ठीक है, और भाई साथ में तीनों को भी याद रखिएगा, तीनों है कहाँ कहाँ पर। ठीक है, तो अब 16 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बहुत ढंग से याद रखिएगा, क्योंकि इसमें एक एक ऑप्शन पे जो है एक एक सवाल पूछ देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 17 नंबर कहलगांव, देखिए लगा ही पूछ दिया। यहाँ पे देखिए लगा ही नहीं पूछ दिया, परियोजना किस जिले में स्थित है। तो अभी आपको पता है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ जी? भागलपुर में है। तो आप लोग भागलपुर में टिक आउट कीजिएगा, यानी कि 17 का जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 18 नंबर, कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है किस जिले में स्थापित है। अभी बताया कांटी तापीय विद्युत परियोजना ऑप्शन ए वाला बताए थे मुजफ्फरपुर में स्थित है, तो मुजफ्फरपुर में भी आप लोग यहाँ पे टिक आउट कर लीजिएगा। उस तरह से कहीं पर नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना भी पूछ देगा तो कहाँ मारिएगा जी? औरंगाबाद, वहां पे टिक आउट कीजिएगा। और देखिए ये दोनों सवाल जो है पूछा हुआ है। देखिए कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है 21 में, 22 में, 23 में, 23 में, देखिए 23 के दोनों पाली में पूछा हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जा रहा है, ध्यान रखिएगा। 21, 22, 23 तीनों साल लगातार पूछा है। ठीक है, और यहाँ पे कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है क्या चीज 20 में पूछा था। कब पूछा था जी? 20 में, यानी कि माने कि कहीं ना कहीं से जो है एक सवाल इस पे पूछ ही दे रहा है, तो पूछते रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इस सबको याद रखते चलिएगा। यहाँ पे 19 नंबर सवाल देखिए, बिहार में बीएचपीसी, ठीक है, बीएचपीसी द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फिलहाल तो 12 दिखा रहा है, लेकिन आप लोग किताब में जो है 10 दिया, तो आप लोग 10 को ही टिक आउट करके रखिएगा। तो 19 का जो है ऑप्शन आप लोग का बी हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा जो? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और बीएचपीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है, पावर कारपोरेशन, ठीक है, कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, क्या होगा जी? लिमिटेड होगा। तो बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड होगा, बीएचपीसी इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसके द्वारा जो है बृहद परियोजना यानी कि बहुत बड़ा बड़ा परियोजना को जो है संख्या कितना है जी? तो 10 को परियोजना को स्टार्ट किया गया
था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 19 का जो है ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद 20 नंबर पे आ जाते हैं। 20 नंबर क्या कह रहा है जी, बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। यानी कि जितने भी जल विद्युत परियोजना है, यानी कि जल से विद्युत उत्पादन करने का परियोजना है बिहार भर में, पूरे बिहार भर में, उससे कितना यानी कि जो है बिजली का उत्पादन होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जो है 20 नंबर का जो है आप लोग ऑप्शन याद रखिएगा, 44.20 मेगावाट जो है बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, किससे जी, यहाँ पे बिहार में जितने भी जल विद्युत परियोजनाओं का जो है मतलब की क्षमता है उस सबको मिला करके दिया है। ठीक है, हालांकि हमको ये डाटा ही गलत लग रहा है, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों यहाँ पे सही आंसर हो रहा है। अब देखिए 21 नंबर, यहाँ पे भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी। तो भारत का जो पहला चीनी मिल स्थापित किया गया था वो आप लोगों का ध्यान रखिएगा 1840 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है, और ये कहाँ स्थापित किया था जी, तो बेतिया बिहार में स्थापित किया गया था। ठीक है, कहाँ स्थापित किया था जी, बेतिया में स्थापित किया गया था, बिहार के बेतिया जिला में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 21 का जो है आप लोग ऑप्शन ए याद रखिएगा। 22 नंबर देखिए, यहाँ पे वर्तमान में बिहार में चीनी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है। यानी कि अगर फिलहाल का बात करें तो बिहार भर में जो है चीनी कितना उत्पादन होता है, कुल चीनी जो है कितना उत्पादन होता है, तो आप लोग याद रखिएगा 3.52 लाख टन जो है चीनी का उत्पादन होता है। तो आप लोग 22 का जो है ऑप्शन आप लोग सी याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारे सवालों का आंसर समझ में आ रहा है। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, तो 22 के बाद जो हम लोग 23 नंबर चले जाते हैं, कुछ ज्यादा ही जूम हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग 23 नंबर सवाल पे चले आते हैं। 23 नंबर सवाल में क्या कह रहा है जी, निम्नांकित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित हैं। यानी कि जूट जो है उससे समय जो कारखाना है वो कहाँ स्थापित है, तो आप लोग याद रखेगा ये कटिहार में स्थापित है। कहाँ स्थापित है जी, कटिहार में स्थापित है। इसके अलावा बिहार में और कहाँ कहाँ स्थापित हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा, जूट का जो कारखाना है वो कटिहार में स्थापित हुआ था। ठीक है, कहाँ पे जी, कटिहार में, इसका पूर्णिया में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दरभंगा में स्थापित होता है। ये 3 जगह स्थापित हुआ था, जिसमें से पूर्णिया और दरभंगा वाला जो कारखाना बंद कर दिया गया है। तो एकमात्र बिहार में जूट का कारखाना जो है कटिहार में ही स्थित है, और इसका भी स्थिति आज के डेट में दयनीय ही चल रहा है। तो ये भी हो सकता है भविष्य में बंद हो जाए। ठीक है, तो कटिहार में जूट का कारखाना जो है स्थापित है फिलहाल में। नवादा, वैशाली वगैरह में मैंने कि जूट का जो है कारखाना उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 24 नंबर सवाल पर चले आते हैं। कह रहा है कि तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में क्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो है तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान जो है देश में घटा हुआ है, यानी कि अब तंबाकू का उत्पादन जो है कम हो रहा है। अब तंबाकू उत्पादन का हो रहा है बिहार में, कम हो रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 25 नंबर कह रहा है कि चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि चीनी उत्पादन करने के लिए मुख्य उपयोगी पदार्थ जो कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होता है वो क्या है। तो आप लोग को भी पता है कि चीनी उत्पादन करना है तो गन्ना का उपयोग करेंगे, ना कि जूट का, कपास का, रेशम का, इस सब का उपयोग नहीं करेंगे। हम लोग गन्ना से ही चीनी का उत्पादन करते हैं। तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, 25 नंबर का ऑप्शन बी। गन्ना यानी कि ईख यानी कि ऊख। तो बबुआ लोग ध्यान रखिए लोग कि ऊख से ही चीनी बनेला, ऊख से ही क्या बनेला, चीनी बनेला। अब यहाँ पे 26 नंबर देख लेते हैं। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है। तो बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है, तो आप लोग याद रखिएगा कि ये हाजीपुर में है। कहाँ पे जी, हाजीपुर में जो है कांच उद्योग स्थापित है। इसके अलावे और कहाँ कहाँ है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। कांच उद्योग जो है वो आप लोग का पटना में भी स्थापित है, दरभंगा में भी स्थापित है। कहाँ पे स्थापित है जी, दरभंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दरभंगा के बाद आप लोग भागलपुर भी याद रखिएगा, भागलपुर में भी जो है आप लोग का जो है कांच का मिल स्थापित है, चाहे कांच का उद्योग वहां पे भी स्थापित है। ठीक है, ये चारों जगह का नाम आप लोग याद रखिएगा। 27 नंबर सवाल देख लेते हैं। सिगरेट का कारखाना कहाँ है। तो सिगरेट का कारखाना जो है कहाँ पर है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, मुंगेर में है। कहाँ पे जी, मुंगेर में है। ठीक है, और ये जो है इस जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मुंगेर में जो है सिगरेट का कारखाना पूरा बने प्रचुर मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में कहने का मतलब ढेर सारा सिगरेट का कारखाना यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये जो मुंगेर में कारखाना जो स्थापित हुआ है इसमें से वो बहुत ही प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, इंपेरियल टोबैको जो है कारखाना। तो उसका नाम क्या है जी, इंपेरियल टोबैको कारखाना। तो आप लोग 27 नंबर का जो है ऑप्शन ए याद रखिएगा। यहाँ पे एक प्रसिद्ध कारखाना है इंपेरियल टोबैको,
इंपेरियल टोबैको, ठीक है, वो कारखाना का नाम है। 28 में देख लेते हैं रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, यानी कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो आप लोग को हमने अभी पढ़ा था कि एशिया का सबसे पहला रेलवे वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है जी? जमालपुर में, ध्यान रखिएगा। ये एशिया का सबसे पहला जो है रेलवे वर्कशॉप है, जो कि मुंगेर जिला में है। कौन सा जिला में है जी? मुंगेर जिला में है। एशिया का सबसे पहला रेलवे वर्कशॉप है, जो कि आपको पीछे हमने बताया था। शायद क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शायद क्वेश्चन नंबर कितना था जी? 14 था। तो आप लोग देख लीजिएगा वहां पे भी जाकर के। यहाँ पे 29 नंबर सवाल देख लेते हैं, खाद कारखाना कहाँ स्थित है, ठीक है। तो खाद का जो कारखाना है वो कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो खाद का कारखाना जो है आप लोग याद रखिएगा बरौनी जिला में है, बोले बरौनी में है। कहाँ पे जी? बरौनी में खाद का कारखाना, ठीक है। कौन से जी? खाद कारखाना बरौनी में है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 30 नंबर पे चले आते हैं, किस नगर में कालीन तैयार होता है। और यहाँ का जो कालीन आप लोग को बताते हैं कि कालीन जो है ना, कालीन किसको बोलते हैं? और जो नीचवा नहीं बिछाते हैं तो उसी को कालीन बोलते हैं, फर्श पे बिछाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कालीन जो तैयार होता है ये कहाँ बिहार माने कि किस नगर में जो है तैयार होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये दाऊद नगर में तैयार होता है, ठीक है। और दाऊद नगर कहाँ पे है? तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा औरंगाबाद में है। कहाँ पे है जी? औरंगाबाद में स्थित है दाऊद नगर। और यहाँ का जो कालीन है वो पूरा देश भर में जो है विख्यात है, प्रसिद्ध है। यहाँ से कालीन जो है पूरा देश भर में जो है भेजा जाता है, ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 31 नंबर सवाल देख लेते हैं, अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है, यानी कि जो पेपर मिल है, ध्यान रखिएगा, ये कौन सा जिला में स्थित है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि अशोक जो पेपर मिल है वो दरभंगा में है। कहाँ पे स्थित है जी? दरभंगा में स्थित है। और इसमें से कोई भी ऑप्शन दिया नहीं है, तो हम इसमें से किसी भी ऑप्शन को टिक आउट करने वाले नहीं है। इसमें हो सकता है कि शायद क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंटिंग है या फिर कोई करने की गलती से ये सब ऑप्शन जो है टाइप हो गया। तो दरभंगा जहां पे भी आप लोग को ऑप्शन देगा वो ऑप्शन आप लोग टिक आउट कर सकते हैं। अशोक पेपर मिल जो है दरभंगा जिला में ही स्थित है, ठीक है। तो 31 नंबर का जो है आप लोग कोनो भी ऑप्शन याद रखने की जरूरत नहीं है। 32 नंबर सवाल देख लेते हैं। 32 नंबर सवाल क्या करें जी? बिहार की पहली रेल लाइन थी, ठीक है। तो बिहार का जो पहला रेल लाइन था उसका नाम क्या था जी? तो मार्टिन रेलवे था। उसका नाम क्या था जी? मार्टिन रेलवे, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। माने बिहार का जो है पहला रेल लाइन था मार्टिन रेलवे। अब 33 नंबर तक लेते हैं, पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है। तो आप लोग अगर पटना में कभी गए होंगे हवाई अड्डा पे, यानी कि हवाई जहाज पकड़ने के लिए, वैसे कितने लोग इसमें से अभी तक जो है जहाज पे चढ़े हुए हैं? नीचे कमेंट करके बताइए कि सर हम चढ़े हैं, माने कि हवाई जहाज पे चढ़े हैं। और कोई जो है जो नहीं चढ़ा वो लिखेगा कि सर हम हवाई जहाज पे आज तक चढ़े नहीं है, लेकिन आगे चढ़ने का सपना है। तो बबुआ अगर आपके पास सपना है ना हवाई जहाज पे चढ़ने का, ठीक है, तो वो थोड़ा सा महंगा ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, यानी कि उस परिवहन जो है थोड़ा सा महंगा है। तो महंगा है तो आपको पैसा भी महंगा कमाना पड़ेगा, और महंगा पैसा कमाने के लिए बबुआ पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप लोग अगर यहां तक अगर कोई वीडियो देख रहा है ना जी, तो वो सच में हवाई जहाज पर एक ना एक दिन जरूर चढ़ेगा। ये मेरा जो है पूरा का पूरा जो है वादा कह रहे हैं, वादा है, ठीक है, कि आप जो है कभी ना कभी जो है हवाई जहाज पे जरूर चढ़ेंगे, क्योंकि आप मेहनती विद्यार्थियों में से एक हैं जो कि उस समय से कोई बिना हंसाए हुए जो है पढ़ा रहा है, और आप जो है यहां तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और ऐसा छात्रों में आज के डेट में बहुत कम है, क्योंकि सभी छात्र जो है कॉमेडी के चक्कर में पड़े हुए हैं कि कॉमेडी वाले सर हम भेटा जाए तो हम पढ़ लेंगे। तो कॉमेडी वाले सर से जो है आप पढ़िएगा तो सिंपल सा बात कर रहे हैं कि आपको कॉमेडी याद रहेगा, पढ़ाई कभी भी याद नहीं रहेगा। जितना सीरियस होकर के आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिएगा उतना ही आप आगे तक जाइएगा। कोई भी विद्यार्थी जो होता है यूपीएससी बीपीएससी निकालने वाला, वो कॉमेडियन टीचर के पास को कभी भी नहीं पढ़ता है, कदापि नहीं पढ़ता। हाँ, क्लास में थोड़ा सा हंसी मजाक थोड़ा सा हो गया, ठीक है, वो भी हंसी मजाक के नाम पर किसी का इंसल्ट करना नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो क्लास में जो है हंसी मजाक थोड़ा सा हो गया तो वैसे टीचर से पढ़ रहे हैं तो आपको जो है एकदम बैलेंस तरीके से जो है आप अपना डेडिकेशन के साथ पढ़ पाएंगे, और आगे जो है आप लोग यूपीएससी बीपीएससी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कॉमेडी के चक्कर में पड़िएगा बबुआ तो आपको हम सिंपल सा बता रहे हैं कि आपका जीवन का अंत वहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज के डेट में यूट्यूब पर पूरा ट्रेंड चला हुआ है कॉमेडियन टीचर्स के, ठीक है। तो कॉमेडियन टीचर्स का जो ट्रेंड चला है, अब हम क्या ही बताएं जी, हम कॉमेडी नहीं करते हैं। और कॉमेडी नहीं करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमको कॉमेडी करना नहीं आता है,
कॉमेडी करना बहुत आता है और हो सकता है कि उन टीचर से ज्यादा भी आता हो, लेकिन हम यहाँ पे कॉमेडी करना नहीं चाहते हैं। इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि आप लोग का जो है टाइम बर्बाद ना हो। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ें, जितना देर आप पढ़ना चाहें उतना ही देर पढ़ें, ठीक है, और सिर्फ आपको कंटेंट मिले, आपका डाटा कंजप्शन जो है ज्यादा हो, यानी मोबाइल में इंटरनेट पैक भी जो है कम होता है, तो आप कम इंटरनेट पैक में जो है आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है पढ़ाई को कंज्यूम कर पाए। ये मेरा जो है एक आपसे क्या है जी, थोड़ा सा मैंने कि आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप कम डाटा में भी जो है ज्यादा से ज्यादा मैंने कि को जो भी क्वेश्चंस वगैरह चाहे जो भी प्रॉब्लम्स है आप ज्यादा से ज्यादा उसको पढ़ पाए, ठीक है। तो यही मेरा प्रयास है और इस प्रयास को लेकर के हम अपने यूट्यूब चैनल पे चल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल पे बने रह सकते हैं और अंत तक जो है वीडियोस को देख सकते हैं। एक एक चैप्टर का अंत तक अगर वीडियो देखते हैं आप लोग तो बेहतरीन कुछ आप लोग निकल करके आइएगा। तो 33 नंबर का जो है फिलहाल में आप लोग नाम याद रख लीजिए, जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन, ठीक है, जो कि आप लोग का 33 नंबर का ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये जो है पटना वाला हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन, जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन इसका नाम है, ठीक है। 34 नंबर देख लीजिए, ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना है? तो क्या है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 2 नंबर राजमार्ग संख्या है। नेशनल हाईवे कितना है? 2 है, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। इसको मुगल माने कि मुगल जो है साम्राज्य था उसका एक शेरशाह सूरी राजा था, ठीक है। कौन था जी? शेरशाह सूरी जो शासक था उसी ने इस रोड को बनवाया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पाकिस्तान तक जो है फैला हुआ है, ये यहीं तक नहीं है, पाकिस्तान तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बिहार का बात करें तो बिहार में जो है राजमार्ग संख्या इसका 2 है, तो ध्यान रखिएगा 34 नंबर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 नंबर देख लेते हैं, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ किसे माना जाता है, ठीक है, यानी कि कब से माना जाता है, रेल का जो है परिवहन का शुरुआत कब हुआ था, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा 1860 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1860 में जो है रेल परिवहन का शुभारंभ हुआ था, यानी कि इस साल से जो है रेलवे चलना स्टार्ट हुआ था। ऐसा कह लीजिए कि पहली बार रेलवे जो है 1860 ईस्वी में ही चलाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 35 नंबर का जो है आप लोग ऑप्शन बी याद रखिएगा। और फिलहाल में यहाँ पे 36 नंबर सवाल पे चले आते हैं। 36 नंबर सवाल कर रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है पूर्व मध्य रेलवे का? तो आप लोग याद रखिएगा इसका पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में है, ठीक है। तो आप है जी हाजीपुर में है, तो आप लोग ऑप्शन बी याद रखिएगा। यहाँ पे 37 नंबर सवाल पे चले जाते हैं। बिहार की सीमा देखिए पाकिस्तान वाली सीमा नहीं है, ये कहाँ की है जी? बिहार की सीमा, ठीक है। तो यहाँ पे बिहार का सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है, यानी कि बिहार की सीमा से जो सटल है, ठीक है, वो माने कि बिहार की सीमा में जो है रेल मार्ग की लंबाई कितना है, ठीक है। तो कितना किलोमीटर है इसका बात कर रहा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 6283 किलोमीटर जो है बिहार की सीमा से रेल मार्ग की लंबाई है, ध्यान रखिएगा 6283 किलोमीटर, ठीक है। रेल मार्ग बिहार से सीमा से जो है सटा हुआ कितना है जी? 6283 किलोमीटर है, ठीक है। और ये बहुत ही कम डाटा है क्योंकि बिहार में उतना रेलवे का विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे 38 नंबर सवाल पे चले जाते हैं। बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जु मार्ग सबको पता है, सबको पता है, मुझे पता है, सबको पता है, इसलिए आप लोग ऑप्शन जो है बी को टिक आउट कर दिए होंगे कि राजगीर में है, जो राजगीर में जो है क्या चीज रज्जु मार्ग स्थित है। कौन सा मार्ग स्थित है जी? रज्जु मार्ग स्थित है। और ये कहाँ पे स्थित है राजगीर में? तो ध्यान रखिएगा ये गिद्धपुर पर्वत जो है गिद्धपुर, क्या बोलेंगे इसको, गिद्धपुर जो भी बोले इसको गिद्धकूट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस पर्वत पे जो है ध्यान रखिएगा शांत बौद्ध का जो है शांति स्तूप को है, वहीं पर जाने के लिए जो है इस रास्ते का प्रयोग किया जाता है। तो रज्जु मार्ग जो है राजगीर में है। कहाँ पे जी? रज्जु मार्ग राजगीर में है, ठीक है। जिसका जो है जिसका जो है मैंने क्या चीज स्थापना चाहिए बनाया गया था रज्जु मार्ग, ठीक है, वो 1972 में बनाया गया था। और ये जो है जापान सरकार की मदद से बनाया गया था, ठीक है। किसकी मदद से बनाया गया था जी? जापान सरकार की मदद से बनाया गया था रज्जु मार्ग, ठीक है। कौन सा मार्ग जी? रज्जु मार्ग। ये गिद्धकूट पर्वत पर स्थित है, जो कि बौद्ध धर्म का जो है वो शांति स्तूप वहां पे स्थित है। उसी पर जाने के लिए चाहे वहां पे पहुंचने के लिए जो है इस मार्ग का प्रयोग किया जाता है। ये राजगीर में स्थित है, जिसको 1972 में बनवाया गया था, वो भी जापान सरकार की मदद से।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। 39वां सवाल देख लेते हैं, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो मंदार हिल जो है बांका जिले में स्थित है। मंदार हिल कहाँ स्थित है जी? बांका जिले में। इसका एक धार्मिक अपना महत्व है, तो आप लोग धार्मिक जो है महत्व को याद रखिएगा, लेकिन हम इस चैनल पे धर्म वाली कोई बात करेंगे नहीं, इसलिए धार्मिक महत्व को हम आप लोग को बताने वाले नहीं है। ठीक है, अगर आपको जो है जानना है तो गूगल पे कर सकते हैं कि मंदार हिल किस लिए प्रसिद्ध है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा उसका धार्मिक महत्व। ठीक है, तो यहाँ पे 39 जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम चले आते हैं सीधे सीधे अगले पेज नंबर पे, यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन पे चले आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? यानी कि पटना में जो है घाट सब बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पटना में जो है घाट बना हुआ है सब गंगा नदी के किनारे किनारे। ठीक है, वहीं पे एक राष्ट्रीय पोत संस्थान है। ठीक है, राष्ट्रीय पोत संस्थान है, तो वो कौन सा घाट पर स्थित है? घाट पर स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा महेंद्रू घाट पर स्थित है। कहां सा घाट पर स्थित है जी? महेंद्रू घाट पर स्थित है, तो 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 41 में देख लेते हैं, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी, तो 2001 में जो बिहार की कुल जनसंख्या थी वो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 8 करोड़ से अधिक थी। कितना करोड़ से अधिक थी जी? 8 करोड़ से लगभग अधिक थी। ठीक है, यहाँ पे 42 में देख लीजिए, 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि का जो दर था, यानी कि कितना माने कि दर से जो है, कितना रेट से जो है बिहार में जनसंख्या का विकास हुआ था, चाहे वृद्धि हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा ये 28.63% जो है लगभग इसके दर से जो है जनसंख्या में विकास हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 43 नंबर देख लेते हैं, बिहार में ग्रामीण आबादी यानी गांव में रहने वाला जो है जनसंख्या है वो कितना प्रतिशत है? तो आप लोग याद रखिएगा 89.5%, यानी कि 89.5% जो है जनसंख्या गांव में निवास करती है बिहार के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 44वां सवाल देख लीजिए, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यार सबको पता होना चाहिए कि पटना जिला में जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वो एक महानगर में से आता है, नगर नहीं और महानगर में उसको गिनिए। ठीक है, पटना जिला को। ठीक है, तो पटना जिला जो है इसमें जनसंख्या जो है सबसे ज्यादा बिहार में है। ठीक है, तो बिहार के पटना जिला में जो है जनसंख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ 45 में कह रहा है कि सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? ठीक है, तो आबादी वाला यानी कि वही जनसंख्या वाला ही बात कर रहा है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा जी? पटना ही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन बी में दिया, इसमें ऑप्शन सी में दिया, तो आप लोग पटना को टिक आउट करेंगे। आबादी कहे क्या है, जनसंख्या का है, आपको जो है पटना ही टेक आउट करना है। यहाँ पे 46 नंबर सवाल देख लीजिए, सासाराम नगर का विकास हुआ था, तो सासाराम नगर का विकास जो है मैंने कि कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा ये मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था जी? मध्य युग में हुआ था। तो 46 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 46 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 नंबर सवाल देख लेते हैं, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। ठीक है, तो अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन था? ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अविभाजित बिहार मतलब झारखंड और खंड को जो है इंक्लूड करके बता रहा है। ठीक है, तो उसमें जो है नियोजित नगर जो है टाटा नगर है, जो कि आज के डेट में झारखंड में पड़ता है। ये टाटा नगर कहाँ पे पड़ता है जी? झारखंड में पड़ता है, उसके जमशेदपुर जिला में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो इस 47 नंबर जो है एक बने की 47 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें टाटा नगर जो है एक नियोजित नगर था, यानी कि यहाँ पे हर चीज सही ढंग से मैंने कि मैनेज थी, जैसे नालियां कैसे होंगी, सड़क कैसे होंगी, इस तरह से जो है हर चीज वहां पे मैनेज्ड था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अविभाजित बिहार में जो है एकमात्र नियोजित नगर था जिसका जो है नाम क्या है जी? टाटा नगर है। क्या है जी नाम? टाटा नगर। तो 47 का जो है आप लोग ऑप्शन सी याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा जी? ऑप्शन सी। 48वां सवाल देख लेते हैं, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो सबसे बड़ा नगर यार कौन होगा? तो पटना ही होगा। दूसरा कौन होगा जी? तो बिहार का जो है सबसे बड़ा नगर कौन है जी? पटना है। तो आप लोग याद रखिएगा। 49 नंबर का देख लेते हैं आंसर, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो यार सभी लोग जानना चाहिए, यहाँ पे 15 नवंबर जो है 2000 को बिहार से जो है झारखंड अलग हुआ था। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। ठीक है, बिहार को 2 टुकड़ों में खंडित किया गया था। आपको हम बताना चाहते हैं कि बिहार पहले इतना ही सा नहीं था। बिहार जो है इसमें आज के डेट में जो है कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल वाला जो हिस्सा है, ठीक है, झारखंड वाला हिस्सा है, उड़ीसा वाला हिस्सा है, और आज के खुद के डेट में जो बिहार वाला हिस्सा है, यानी कि 4 गो राज्य मिल करके जो है पहले मैंने क्या कहा जाता था जी? इसको मैंने कि कहा जाता था बिहार कहा जाता था। ठीक है, पहले जो है पश्चिम बंगाल अलग हो गया, तो फिर उसके बाद बिहार किसको कहा जाने लगा जी? तो बिहार जो है यानी झारखंड, उड़ीसा और बिहार को मिलाकर के बिहार कहा जाने लगा। ठीक है, और ये जो है मैंने कि बहुत अधिक दिनों तक चला था, इसलिए लोगों के दिमाग में जो है ये 3 राज्यों को मिलाकर के बिहार का छवि जो है बनता है। ठीक है,
पश्चिम बंगाल को अलग लोग छांट देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा माने कि शुरुआत में आरंभ में जो है पश्चिम बंगाल भी बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब पश्चिम बंगाल भी दो टुकड़ों में बांटा गया, जो कि आज के डेट में देखिएगा बांग्लादेश बना है, वो पूर्वी बंगाल था, और जो बने भारत में जो बचा है वो पश्चिम बंगाल है। तो बिहार का भी, बिहार का बंगाल का भी विभाजन हुआ था, पूर्वी बंगाल में पश्चिम बंगाल में। पूर्वी बंगाल जो है आज के डेट में बांग्लादेश बन गया, और पश्चिम बंगाल जो है आज के डेट में भारत का हिस्सा रह गया। ठीक है, तो इन दोनों का कहानी भी अलग है, जो कि आप लोगों को कभी बताएंगे, देश के सीमाओं के बारे में जब पढ़ाएंगे ना जी, तो उसमें जो है बताएंगे। पाकिस्तान वाली सीमा के बारे में हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन देश का जो सीमा है उसके बारे में हम जरूर पढ़ाएंगे, इसी चैनल पर पढ़ाएंगे। तो यार हम कितना बार कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि इस चैनल पे आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलेंगे, जो भी कंटेंट मिलेगा वो काम के कंटेंट मिलेंगे। ठीक है, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख सकते हैं। तो 50 का जो है आप लोग देखिए क्वेश्चन का आंसर। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये माने कि इस दुनिया में कौन सा व्यक्ति है जो नहीं जानता है? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा कि बोध गया में जो है एक बोधि वृक्ष है, वहीं पे जो है इनको माने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और आप लोग बता देना चाहते हैं कि 528 ईसा पूर्व में जो है इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा ज्ञान का प्राप्ति कब हुआ था जी? 1800 कर रहे हैं, 528 ईसा पूर्व में जो है इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। बोध गया में एक बोधि वृक्ष है, वहीं पे जो है ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे 51 और सवाल पे चले जाते हैं। 51 और सवाल का करा जी, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में जो है मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा पाई जाती है। आपको हमने शुरू में ही बताया था, क्योंकि बिहार के अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, क्योंकि जलोढ़ मृदा यहाँ पे पाई जाती है। जलोढ़ मृदा काफी उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 51 का जो है ऑप्शन आप लोग सी याद रखिएगा। 51 का हो जाएगा जी जलोढ़ मृदा, हो जाएगा ऑप्शन सी। 52 और देखिए, बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य क्या है जी? कृषि प्रधान है, क्योंकि यहाँ पे खेती जो है सबसे ज्यादा की जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या कहते हैं? खेती की जाती है यहाँ पे, यानी कहने का मतलब जो है इसका अधिकांश भूमि जो उपजाऊ होने की वजह से यहाँ पे सर्वाधिक जो किया जाता है वो खेती ही किया जाता है, तो इसलिए कृषि प्रधान राज्य इसको कहा जाता है बिहार को। तो 52 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 53 नंबर, बिहार में कितने जिले हैं? यार अगर ये भी अगर आपको सवाल का आंसर पता नहीं है ना, तो भाई आप कौन सा दुनिया में जी रहे हैं? आप जो है पहला क्लास में एडमिशन लीजिए अगर आपको इस सवाल का भी आंसर पहले से पता नहीं है तो। ठीक है, तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। और है कोई ऐसा महापुरुष, आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, ठीक है, या कोई स्त्री में जो है महास्त्री उनको बोल सकते हैं, स्त्री तो नहीं होंगी, लड़की पढ़ रही होगी ना जी, अभी शादी थोड़ी ना हुआ होगा। ठीक है, तो जो कोई महा लड़की होंगी तो वो लोग जो है कमेंट कर सकते हैं 38 जिला का नाम, ठीक है, लिख करके। अगर आपके पास इतना टाइम है और आपको याद है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए, देखते हैं कि कौन व्यक्ति जो है इतना साहस करते हैं 38 जिला का नाम कमेंट करने में। ठीक है, तो यहाँ पे अपना साहस दिखाइए और थोड़ा सा जाइए कमेंट में 38 जिला का नाम कमेंट कीजिए, और जो भी कमेंट करेगा सबसे पहले, बाकी जितने भी लोग होंगे वो जाके कमेंट में उस कमेंट को लाइक करते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग में से देखते हैं कौन सबसे पहले जो है यहाँ पे 38 जिला का नाम जो है कमेंट करता है। 38 जिला का नाम जो भी कमेंट करेगा उसके कमेंट को बाकी सारे लोग जाकर के लाइक करेंगे। तो एक बार कमेंट चेक कीजिए किसी ने कमेंट किया है कि नहीं किया है। अगर कमेंट किया है तो उसके कमेंट को लाइक कीजिए, अगर नहीं किया तो आप लिखने का प्रयास करें और आप लिख के कमेंट कर दें, आपके कमेंट पर लाइक आने लगेगा। तो 53 नंबर का जो है ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा। बिहार का 38 जिला का नाम भी आप लोग को याद रखना है, इसलिए हम आपको कमेंट करने के लिए बोल रहे हैं। 54 नंबर देखिए, ककोलत जलप्रपात वह बिहार के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो ककोलत जलप्रपात जो है आप लोग ध्यान रखिएगा बिहार के नवादा जिले में स्थित है। तो 54 नंबर का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, नवादा जिला। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 55 नंबर में, कह रहा है किस देश की सीमा, नेपाल वाली नहीं, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई? ठीक है, कौन सा राज्य से जुड़ी है जी? बिहार राज्य से जुड़ी है, यानी किसका जो है सीमा रेखा जो है बिहार से लगता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा नेपाल का लगता है। और बिहार के किस दिशा में नेपाल स्थित है? आप लोग ध्यान रखिएगा बिहार के उत्तर दिशा में ये नेपाल स्थित है। बिहार के दक्षिण दिशा में कौन सा राज्य है? तो झारखंड राज्य है। बिहार के दक्षिण दिशा में कौन सा राज्य है जी? झारखंड है। ठीक है, बिहार के पूर्व दिशा में जो है कौन सा राज्य स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल है। अब बिहार का जो है कौन सा पश्चिम में जो है कौन सा राज्य स्थित है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश। तो हमने बिहार का चौहद्दी बता दिया। ठीक है, तो बिहार के उत्तर में जो है वो आप लोग का नेपाल होता है। ठीक है, दक्षिण में जो है झारखंड होता है।
दक्षिण में कौन होता है जी, झारखंड है। चौहदी मतलब चारों दिशाओं में कौन कौन सा जगह है, इसके बारे में बताना है। बिहार का जो है पूर्वी माने कि पूरब में जो है ध्यान रखिएगा, वो पश्चिम बंगाल है। कौन सा बंगाल है जी, पश्चिम बंगाल है। और जो है पश्चिम में जो है ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है जी, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये चारों जो है जगह का नाम आप याद रखिएगा, बिहार से इस माने कि जुड़ा हुआ जगह है। तो बिहार से कौन सा देश का बोला है, तो बाकी सब राज्य है, हाई एगो देश है। तो नेपाल से जो है देश, नेपाल जो देश है उससे सीमा बिहार का लगता है। ठीक है, क्योंकि बिहार का वो पड़ोसी देश है। ठीक है, तो भारत का भी पड़ोसी देश है और साथ में बिहार राज्य है, भारत का ही हिस्सा, तो बिहार का भी पड़ोसी देश कहा जाएगा। 56 नंबर देख लेते हैं, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि अमरकंटक आखिर है कहाँ पे, तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है जी, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और बिहार में जो है अमरकंटक से जो है उत्पत्ति हुआ है, उस सोन नदी का उत्पत्ति हुआ है। कौन सा नदी से, कौन सा नदी का हुआ जी, सोन नदी का उत्पत्ति हुआ है। तो 56 का जो है आप लोग ऑप्शन सी याद रखिएगा। 57 और देखिए, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है। प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना जो है नदी घाटी परियोजना कौन है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो ये है सोन परियोजना। कौन सा परियोजना जी, सोन परियोजना। और ये जो है जो सोन नदी है उस पर ही बना हुआ है। कौन सा नदी बना है जी, सोन नदी, सोन नदी बना हुआ है। और सोन नदी कहाँ से निकलती है जी, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक जगह से निकलती है। ठीक है, 58 नंबर देख लेते हैं, नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना विद्युत संयंत्र जो है कहाँ स्थित है। इसको तो हमने उस समय बताया था, जो एक क्वेश्चन था ना उसमें 3 गो जगह का नाम दिए थे, कांटी वाला जो दिए थे उसी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है आपको बताया था नवीनगर जो है तापीय विद्युत संयंत्र जो है ये कहाँ स्थित है, तो आप लोग को हम बताए थे औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है जी, औरंगाबाद में। और 59 नंबर सवाल देख लीजिए, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कोसी नदी को कहते हैं, जो कि आपको हमने शायद शुरू में ही बताया था इस चीज को। तो बिहार का शोक नदी कौन है जी, तो कोसी नदी है। तो इस चैप्टर में जो टोटल 59 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा लिया। ठीक है, तो आप लोग जो है नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट आप जरूर कीजिएगा। इस चाहे तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और बाकी जितने भी चैप्टर्स का वीडियो देखना है आप लोग को सीधे सीधे प्लेलिस्ट में ही जाना है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देखना है। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में सारा का सारा वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको सारे सवाल जो है समझ में आए हैं। अगर आए हैं तो आप लोग जाकर के दूसरा भी वीडियोस को देखने का प्रयास करें। प्लेलिस्ट से जाकर के आपको जो है पूरा एकदम धैर्य से कह रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव इतना इंप्रूव हो जाएगा, इतना इंप्रूव हो जाएगा कि फिर आप जो है बिहार बोर्ड का जो परीक्षा होगा उसमें आप कुछ भी इस ऑब्जेक्टिव को समझने वाले नहीं रहेंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट कहेंगे इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। ऐसे करते करते आप चले जाएंगे, पूरा अंत तक जो है आप जो है टिक आउट कर सकते हैं। इतना आप में क्षमता आ जाएगा। तो ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।